मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकनिंग पार्ट 1 की स्टोरी शुरू होती है एक रशियन सबमरीन से जिसका नाम सेवेस्टोपोल होता है। उस सबमरीन में एक एआई होता है जो दूसरे देशों की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुपके से निकालता है। जैसे ही उस एआई को ऑन किया जाता है वो अपने आप स्मार्ट हो जाता है, मतलब वो सोचना शुरू कर देता है। इस एआई को हम दी एंटिटी भी कह सकते हैं। फिर एक दिन सेवेस्टोपोल सबमरीन के आसपास एक अमेरिकन सबमरीन नजर आती है जो उन पे टॉर्पीडो छोड़ती है। सेवेस्टोपोल भी अपना टॉर्पीडो फायर करता है, लेकिन थोड़ी देर में अमेरिकन सबमरीन गायब हो जाती है। अंदर बैठे कमांडर सोचते हैं कि शायद रेडार में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपना फायर सिस्टम बंद कर देते हैं। मगर फिर उनका फायर किया हुआ टॉर्पीडो वापस उनकी तरफ आने लगता है। फायर सिस्टम बंद होने की वजह से वो उस टॉर्पीडो को नहीं रोक पाते। वो एआई जो अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका था सिस्टम हैक कर लेता है, जिसकी वजह से टॉर्पीडो सबमरीन से टकरा जाता है और बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें बहुत लोग मारे जाते हैं। सेवेस्टोपोल को चलाने वाली 2 चाबियां भी कमांडर्स के गले में लटकी मिलती हैं। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां हम टॉम क्रूज यानी कि ईथन हंट को देखते हैं। अब जैसे कि हर मिशन इम्पॉसिबल मूवी की स्टार्टिंग में ईथन हंट को एक मिशन मिलता है, तो इस मूवी में भी ईथन हंट को एक मिशन दिया जाता है। इस बार एक कोरियर आता है और ईथन हंट को एक छोटा टेप रिकॉर्डर देता है जिसमें उसका अगला मिशन होता है। मिशन ये था कि 2 चाबियां ढूंढनी थी जो एक ऐसे ताले को खोलती हैं जो पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद होने से रोक सकती हैं। उन चाबियों में से एक हिस्सा ईथन की पुरानी दोस्त के पास था जो अब रेगिस्तान में थी, इसलिए ईथन इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। मिशन से पहले उन्हें वार्निंग दी जाती है कि अगर पकड़े गए या मारे गए तो गवर्नमेंट आपकी मदद नहीं करेगी, सब अपने रिस्क पे करना है। फिर वो टेप रिकॉर्डर अपने आप ही 5 सेकंड बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रेगिस्तान में, जहां पर हमें चेस का सीन दिखाया जाता है जहां ईथन चाबी लेने जा रहा था और उसके पीछे कुछ खतरनाक लोग भी थे जो चाबी चाहते थे। यहाँ पर फाइट काफी लंबी चलती है, लेकिन फाइनली अपना ईथन जीत जाता है। वो सब गुंडों को मार मार के खत्म कर देता है, लेकिन उसकी दोस्त इल्सा को एक गोली लग जाती है। अच्छी बात यह होती है कि ईथन को उस चाबी का एक हिस्सा मिल जाता है। अब ईथन को उस चाबी का एक हिस्सा यूजीन को देना था जो आईएमएफ का हेड होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है डैन लिंगर और गवर्नमेंट एजेंट्स के बीच, जहां वो दोनों चाबियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। अमेरिकन्स को लगता है कि रशिया के पास वो टेक्नोलॉजी है जो इन चाबियों से खुल सकती है, लेकिन सच क्या है वो अभी किसी को नहीं पता। और क्योंकि यूजीन आईएमएफ का हेड था, उसने अपने बेस्ट एजेंट ईथन हंट को ये काम दिया था कि वो चाबी का हिस्सा ला कर दे। अब इसी बीच ऑफिस में एक आदमी आता है। वो कुछ आईएमएफ एजेंट्स के साथ था और सब बातें सुन रहा था कि ये चाबी से क्या खुलता है। बातें चल रही होती हैं, तब उस आदमी को पता चलता है कि इल्सा को मारने के लिए गैब्रियल ने गुंडे भेजे थे। तभी सीन में एक ग्रीन कलर का ब्लास्ट होता है और ईथन हंट अपना फेस मास्क हटाता है। वो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि इल्सा को मारने के लिए किसने गुंडे भेजे थे। अब जो चाबी वो यूजीन को देने वाला था वो उसे नहीं देता और अपने पास रख लेता है। फिर यूजीन का मास्क पहन के वो गवर्नमेंट फैसिलिटी से निकल जाता है ताकि वो चाबी का दूसरा हिस्सा ढूंढ सके। तब हमें पता चलता है कि इल्सा मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। ईथन ने उसे बचाया था, पर फ्यूचर में उसे खतरे से बचाने के लिए उसे मरा हुआ दिखाया था। ईथन अपनी टीम को ये सब बताता है, जिसमें लूथर, बेंजी और इल्सा भी शामिल थी। अब उनका अगला मिशन होता है कि चाबी के दूसरे हिस्सों को ढूंढना जो अभी एक खरीदार के पास है, और वो दुबई से न्यूयॉर्क जा रहा था। मिशन ये था कि वो बिना किसी को पता चले चाबी का दूसरा हिस्सा ले आए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं मूवी का नेम ही मिशन इम्पॉसिबल है, तो ये मिशन भी इतना आसान नहीं होने वाला था। एफबीआई एजेंट्स ईथन को पकड़ने आ जाते हैं, लेकिन ल्यूथर और बेंजी जो कंप्यूटर्स में एक्सपर्ट होते हैं, एआई की मदद से ईथन का चेहरा बदल के उसको बचाते हैं ताकि पुलिस किसी और को पकड़े और ईथन चुपके से अपना काम कर सके। बहुत बार उन्हें मुश्किलें आती हैं। सबसे पहले जब एक ग्रेस नाम की चोर ऑलरेडी चाबी चुरा चुकी होती है। दूसरी, एआई ने आईएमएफ के पुराने एजेंट गैब्रियल को अपना मैसेंजर बना लिया था। और तीसरी मुश्किल ये होती है कि एफबीआई और गवर्नमेंट दोनों ईथन के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि उसने आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स में जाके एक बॉम्ब ब्लास्ट किया था। और अब एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि एयरपोर्ट में बॉम्ब पड़ा था जिसे बेंजी को डिफ्यूज करना था। बॉम्ब के अंदर किसी भी तरह की वायर नहीं होती है जिसे कट करके बॉम्ब को डिफ्यूज किया जा सके। उसके अंदर सिर्फ कोड वर्ड्स होते हैं। हर पहेली सॉल्व करने पे एक कोड मिलता था और टाइम सिर्फ 20 मिनट था। बेंजी ध्यान से पहेलियां सॉल्व करता है और लास्ट पहेली में कोई क्वेश्चन नहीं था। जब वो क्लोजली देखता है तो पता चलता है कि गुड लक में के की वजह सी लिखा था। जैसे ही वो के घुमाता है, पता चलता है कि बॉम्ब फटने से रुक गया, पर वो बॉम्ब असली नहीं था। बस टाइम वेस्ट करने के लिए ये सब सेट किया गया था और ये सब गैब्रियल ने किया था।
अब ईथन को भी ये पता चल जाता है कि ग्रेस नाम की लड़की एक चोर है और उसने चाबी चुरा के अपने पास रखी है, लेकिन जब तक ईथन वहां पहुंचता पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी थी। ग्रेस ने अपनी जान बचाने के लिए वो चाबी किसी और के जेब में छुपा दी और रोम के लिए निकल गई। अब ईथन की टीम तो पहले से ही बहुत स्मार्ट थी, वो तुरंत अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके रोम का टिकट करवा लेते हैं और सब के सब वहां पहुंच जाते हैं और ग्रेस को पुलिस के जरिए पकड़वा लेते हैं। अब यहाँ ग्रेस बताती है कि उसने चाबी किसी और के जेब में छुपा दी है और वो शख्स आज रात एक पार्टी में आने वाला है। तभी गैब्रियल के कुछ गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिसमें से एक का नाम पेरिस भी होता है। अब रास्ते में रोम की पुलिस ने ईथन और ग्रेस को पकड़ ही लिया होता है, लेकिन तभी पेरिस पीछे से आके उस पुलिस वाले को मार देती है और उसकी गाड़ी ले लेती है और फिर वो उस गाड़ी का यूज करके वो ईथन और ग्रेस का पीछा करती है। अब ईथन और ग्रेस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं। उन्हें एक छोटी सी कार मिलती है जो ज्यादा फास्ट तो नहीं होती पर काफी ज्यादा छोटी होती है और उस गाड़ी को चलाकर वो रोम की छोटी छोटी गलियों से वहां से भाग जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। अब क्योंकि इल्सा भी उनकी टीम में आ गई होती है तो अब उनका प्लान था कि इवनिंग वाली पार्टी में जाकर उस शख्स की जेब से चाबी वापस ले ली जाए। अब सीन शाम के टाइम पे शिफ्ट होता है और रोम में एक बड़ी पार्टी चल रही होती है। पार्टी में बहुत म्यूजिक, डांस और मस्ती भी हो रही थी। यहाँ सिर्फ ईथन और उसकी टीम ही नहीं बल्कि एआई का मैसेंजर गैब्रियल और वाइट विडो भी थी। अगर आपने मिशन इम्पॉसिबल की पिछली मूवीज देखी हैं तो आपको वाइट विडो के बारे में तो पता ही होगा। अब वाइट विडो सिर्फ एक डीलर नहीं बल्कि एक माफिया और बड़ी क्रिमिनल भी थी और उसके पास चाबी का एक हिस्सा भी था और आज वो दूसरा हिस्सा उसे मिलने वाला था। एआई सब कुछ पहले से ही सोच लेता है, ह्यूमन रिएक्शंस को देखकर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेता है और ये सब इन्फो गैब्रियल तक पहुंच जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत फाइट तो होती है, लेकिन ग्रेस को वो चाबी मिल जाती है जिसके लिए वो यहाँ पर आई होती है। पर सेफ्टी के लिए ग्रेस उस चाबी को वाइट विडो के भाई जोला की जेब में छुपा देती है ताकि ईथन, इल्सा और ग्रेस की चेकिंग होने पर उन्हें चाबी ना मिले। अब एआई अपने कैलकुलेशन से गैब्रियल को बता देती है कि चाबी अगले दिन रेलवे स्टेशन पर 12 बजे मिलेगी। यहाँ ईथन की टीम ये सब सुन के हैरान थी कि एआई इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे कर सकती है। और अब वापस से उस पार्टी से निकलने के लिए एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन सबसे सीरियस बात ये होती है कि गैब्रियल वहाँ इल्सा को मार देता है और इस बात पर ईथन को बहुत गुस्सा आता है। पहले वो ये मिशन अपनी आईएमएफ टीम के लिए कर रहा था, लेकिन अब ये उसके लिए पर्सनल हो गया था क्योंकि इल्सा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और एक पुराने आईएमएफ एजेंट गैब्रियल ने उसकी जान ले ली थी। ये ईथन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि चाबी के दोनों हिस्सों के मिलने के बाद वो दोनों हिस्सों को ही अपने पास रखेगा ताकि कोई भी उस चाबी का गलत यूज ना कर सके। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाइट विडो एक डीलर भी है जिसका बॉस आज दोनों चाबियां लेने वाला था, लेकिन उसके पास सिर्फ एक चाबी थी और उसे पता नहीं था कि उसके भाई जोला की जेब में उस चाबी का दूसरा हिस्सा भी है। तो ईथन की टीम प्लान बनाती है कि ग्रेस का चेहरा वाइट विडो जैसा बना देंगे, फिर उसके भाई की जेब से दूसरी चाबी चुरा लेंगे। जो डीलर चाबी लेने आएगा उसे असली या नकली चाबी का पता नहीं होगा और फिर दोनों चाबियां लेकर वहां से निकल जाएंगे। अब क्योंकि गैब्रियल जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता था ट्रेन में था, उसने पहले ट्रेन के ब्रेक्स खराब कर दिए, इंजीनियर को मार दिया और फिर दोनों चाबियां ढूंढने निकल गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब ईथन की टीम की मार्क्स बनाने वाली मशीन खराब हो जाती है, इसीलिए सिर्फ ग्रेस के लिए वाइट विडो जैसा मार्क्स बना पाए थे और ईथन का मार्क्स नहीं बन पाया था। इसीलिए अब वो अपने प्लान में चेंजेस करते हैं और ग्रेस को अकेले ही ट्रेन पर चढ़ने को बोलते हैं और बाद में ईथन ट्रेन तक पहुंच जाएगा। अब क्योंकि ट्रेन तक पहुंचना ईथन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए वो बाइक का यूज़ करके ट्रेन पर जाने वाला था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गैब्रियल ने ट्रेन के ब्रेक्स फेल कर दिए थे और इंजीनियर को भी मार दिया था, तो जब ट्रेन की स्पीड स्लो होनी चाहिए थी तब उसकी स्पीड स्लो नहीं होती, इसलिए जब ईथन वहां पहुंचा तो ट्रेन की स्पीड बढ़ चुकी थी और वो ट्रेन पर जंप नहीं कर पाया। तब बेंजी बार बार ईथन को अलग अलग जगह बताता है ताकि वो किसी तरह नज़दीकी पॉइंट से ट्रेन तक पहुंच सके। फिर वो एक पहाड़ पर पहुंच जाता है जहां ईथन अपनी बाइक का यूज़ करके एक लंबी जंप लगाता है, हवा में उड़ता है और पैराशूट खोल के ट्रेन की विंडो को तोड़कर अंदर पहुंच जाता है। इसी बीच कहानी में एक और ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि जिसे वाइट विडो चाबियां देने वाली थी वो एक्चुअली में यूजीन था। उसे पता था कि कौन सी चाबी असली है और कौन सी चाबी नकली। जब ग्रेस, जिसने वाइट विडो का मास्क पहना है, उसे चाबियां देती है तो सबसे पहले वो यही चेक करता है कि चाबियां असली है कि नहीं, लेकिन ग्रेस यहाँ पे ये जानना चाहती थी कि इस चाबी से आखिर में क्या खुलता है। तब यूजीन कहता है कि ये चाबी बीरिंग सी के सबमरीन में रखे एआई मैट्रिक्स की है जिससे हर इलेक्ट्रॉनिक चीज को हैक किया जा सकता है। लेकिन थोड़ी देर बाद यूजीन को भी पता चल जाता है कि जिस वाइट विडो से वो डील कर रहा था वो असली नहीं बल्कि एक चोर थी जिसके खिलाफ कई केस चल रहे हैं।
एक्चुअली में ग्रेस यूजीन से पैसों के अलावा एक और फेवर मांगती है। वो उससे कहती है कि उसे क्लीन चिट चाहिए, उसके ऊपर जितने भी इल्जाम लगे हुए हैं सब हट जाना चाहिए, जिससे वो आराम से अपनी जिंदगी जी सकेगी। लेकिन उसे ये भी समझ आ गया था कि अगर ये चाबी गलत हाथों में गई तो इसका मिसयूज करके दूसरे देशों पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। और एक बार फिर से उस चाबी के लिए एक बहुत बड़ी फाइट होती है। इसमें पेरिस भी बीच में आ जाती है, गैब्रियल भी वहाँ होता है और ईथन भी ट्रेन पर पहुंच चुका होता है। और यहाँ ईथन और गैब्रियल के बीच ट्रेन के ऊपर एक काफी इंटेंस फाइट होती है। अब फाइट के दौरान ईथन गैब्रियल को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी आईएमएफ के 2 एजेंट ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं और ईथन को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। और इसी का फायदा उठाते हुए गैब्रियल ट्रेन से कूद जाता है और एक ट्रक में लैंड करता है और फिर वो अपने वॉच का यूज करके एक टाइमर एक्टिवेट कर देता है। और वो टाइमर किसी और का नहीं बल्कि एक ब्रिज का होता है और उस ब्रिज पे बॉम्ब लगे हुए थे। टाइमर एक्टिवेट करने की वजह से वो बॉम्ब 3 मिनट में फटने वाले होते हैं और अगर यहाँ पर ये बॉम्ब फटते तो यहाँ पे एक ब्रिज टूट जाता और ट्रेन सीधा पानी के अंदर जाके गिरने वाली थी। अब क्योंकि आईएमएफ के दोनों एजेंट्स ने ईथन को गन पॉइंट पर ले लिया था तो ईथन यहाँ पे सरेंडर कर देता है और अपनी गन आईएमएफ एजेंट्स को दे देता है और वापस ट्रेन के अंदर चला जाता है जहाँ पर ग्रेस होती है। और एक्चुअली में ग्रेस उस ट्रेन को रोकने के लिए इंजन रूम में गई होती है और वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि वो ट्रेन को नहीं रोक सकती। फिर ये दोनों प्लान बनाते हैं कि इस ट्रेन को रोकने के लिए इस ट्रेन का इंजन वाले डब्बे को अलग कर देंगे, जिससे कि जो पीछे वाली ट्रेन के बॉक्सेस हैं वो सारे के सारे रुक जाएंगे। और ये लोग ऐसा ही करते हैं और थोड़ी देर में जो ब्रिज है वो फट जाता है, जिससे जो इंजन वाला डब्बा होता है वो सीधा पानी में गिरता है और बाकी जो ट्रेन के डब्बे थे वो धीरे धीरे स्लो होने लगते हैं। और अब ग्रेस और ईथन दोनों की जान खतरे में होती है। लेकिन पेरिस जो पहले गैब्रियल के लिए काम करती थी, एक बार जब ईथन ने उसकी जान बचाई थी तो वो आकर ईथन और ग्रेस दोनों को बचाती है। दूसरी तरफ गैब्रियल सोचता है कि उसके पास दोनों चाबियां हैं, लेकिन जब वो अपनी जेब चेक करता है तो वहां सिर्फ उसे एक लाइटर मिलता है, मतलब चाबियां चोरी हो चुकी होती हैं। और ये चाबी किसी और के पास नहीं बल्कि अपने ईथन हंट के पास होती है, जो कि उसने चुरा ली होती है जब ईथन और गैब्रियल की ट्रेन के ऊपर फाइट हो रही होती है। उसी वक्त ईथन को पकड़ने के लिए आईएमएफ के दोनों एजेंट्स आते हैं, लेकिन ईथन ट्रेन से जंप कर देता है पैराशूट के साथ और सीधा वो पैराशूट के थ्रू लैंड करता है बेंजी के पास। उसी वक्त यूजीन ग्रेस को पकड़ने आता है, लेकिन ईथन ने ग्रेस को पहले ही बता दिया था कि अगर कोई उसे पकड़ना चाहे तो वो बोले मुझे सौदा मंजूर है, और अब वो उनके सभी ऑर्डर्स मानेगी। इसका मतलब ग्रेस अब आईएमएफ की एजेंट बन चुकी है। और अब ईथन तैयार होता है चाबी के जरिए सेवेस्टोपोल तक जाने के लिए और उस एआई मैट्रिक्स को खत्म करने के लिए। और इसी जबरदस्त सस्पेंस के साथ मिशन इम्पॉसिबल द डेड रिकनिंग पार्ट 1 मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।